नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने संभाला कार्यभार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताई प्राथमिकताएं। वाहन चालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए युवा शानू गोयल ने बनाया बारकोड। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया द्वारा किया गया लॉन्च। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 वाहन चालकों के ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में चलाया सदस्यता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को पूरे जिले में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। शिवालयों में भोर की बेला से श्रद्धालु महादेव का जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो शिवालय हर हर महादेव की जय घोष से गुंजायमान उठा। भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। श्रद्धालु एक हाथ में गंगा जल तो दूसरे हाथ में बेल पत्तर, धतूरा सहित पूजा अर्चना की अन्य सामग्री की थाली लिए मन में भक्ति और श्रद्धा के साथ बम बम भोले हर हर महादेव के जय घोष के बीच भगवान महादेव का पूजन करने के लिए शिवालय में पहुंचे और जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर श्री रामचरित मानस के अखंड पाठ की चारों ओर धूम रही। भोर की बेला से ही शिवालयों में भगवान शंकर का जलाभिषेक व पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गयी। शहर के कई प्रमुख मंदिरों में अपनी बारी की प्रतीक्षा में श्रद्धालुओं को काफी इंतजार करना पड़ा। शिव भक्तों ने विधि विधान से शिव भगवान का जलाभिषेक कर भगवान शिव से मनवांछित फल की कामना की। मंदिरों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। टाउन में भटनेर किला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शनिवार को भोला बाबा का मेला उत्सव मनाया गया। इसी प्रकार जंक्शन के गांधीनगर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर्व पर शनिवार को पूरा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर संकटों से मुक्ति मिलने और मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। शिवरात्रि पे मंदिर में मत्था टेकने आते हैं, व्रत रखते हैं और शिवरात्रि महादेव हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। वो अपने मतलब अच्छा पति मिले उन्हें, आगे की मतलब उनका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, इसलिए वो व्रत रखते हैं। वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। शिवरात्रि जो है वो साल का बहुत बड़ा सबसे बड़ा त्यौहार है, बहुत पवित्र इसको माना जाता है। आज के दिन शिव पार्वती जी की शादी हुई थी और भगवान शिव जो हैं आज के दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो और इसके आज के दिन यहाँ बहुत धूमधाम से मंदिर में जो है शिवरात्रि मनाई जाती है। लोग इस पे व्रत भी रखते हैं। जो कन्याएं होती हैं वो भी व्रत रखती हैं अपने परिवार के लिए और अच्छे वर के लिए, सबके लिए रखा जाता है। खाते हैं, इसमें फ्रूट्स खा सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और अगर नहीं तो सिर्फ आप अगले दिन जो है पूजा करके और अपना जो है व्रत खोल सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व शिव पार्वती की विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ और शिव बारात लेकर आए। उसमें बेताल वगैरह भोग के साथ उनके भोज के साथ बारात में गाड़ों के साथ लेकर आए। शिव विवाह संपन्न हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि कुंवारी कन्याएँ तो अपने वर के लिए रखती हैं, लड़के भी अपनी अच्छी वर वधू के लिए व्रत रखते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं घर की मंगल कामना के लिए और घर में अगर कलह क्लेश हो तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता, इसका अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान से घर के क्लेश वगैरह दूर होते हैं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय, जय त्रिपुरारी, जटाधारी, इसके नामों का उच्चारण किया जाता है। घर में सुख शांति के लिए, शिव यानी कल्याणकारी। बस इस दिन पूरे दिन का व्रत रखते हैं। सुबह से उपवास रखा है और शिव जी को कच्चे दूध और जलधारा चढ़ाते हैं, फूल फल ये सब चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धतूरा और फ्रूट भी, केले वगैरह। देखो जी, जो शिव पार्वती का आज के दिन विवाह हुआ था तो जो भी भगत है, जो भी सभी आते हैं, बड़े भाव से आते हैं और यहाँ पे रुद्राभिषेक चल रहा है, सुबह से चल रहा है और पूरी रात भर चलेगा। तो ये प्राचीन शिवालय है, तो इसके अंदर मतलब बहुत ही अच्छे से देखो कितनी भक्तों की लाइन लगी हुई है और अपनी मनोकामना के लिए, जैसे किसी की बीमारी है तो बीमारी के साक्षात उपचार है।
कि जैसे कोई महामृत्युंजय का जप करवाता है, कोई अभिषेक करवाता है तो उसका तुरंत इलाज होता है। और जैसे कोई बच्चा है जो नौकरी नहीं लग रहा है, जैसे कोई किसी की नौकरी के लिए बोल रहा है कि पंडित जी हमारा अभिषेक करा दो, हम नौकरी लग जाए, ये भी मैंने बहुत सारा, मेरे को यहाँ पे इस मंदिर में आए हुए को लगभग मेरे को 9 साल हो गया। 9 सालों में मैंने ऐसे ऐसे भक्तों का मतलब प्रत्यक्ष देखा है, यहाँ मतलब उनको रिजल्ट मिला है भगवान के चरणों में कि उनका मनोकामना पूर्ण हुई है। और मनोकामना के लिए देखो जो श्रद्धा है, अपनी भाव है, और श्रद्धा भाव से आते हैं सभी भगते, बड़े प्रेम भाव से आते हैं और पूरे दिन भर पूजा पाठ चलती रहती है। और पूजा पाठ में अपने मन से भाव से पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, और जो शिव भगवान को जो फ्रूट प्रिय होते हैं वो भी चढ़ाते हैं, जैसे भांग हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, फ्रूट है, जो भी सब कुछ चढ़ाते हैं, बड़े भाव से पूजा पाठ करते हैं। और ये देखो भगत कितने भीड़ लगी हुई है जी। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पुलिस की प्राथमिकताएं बताई। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने कार्य की प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, पुलिस के इस स्लोगन को पूरी तरह चरितार्थ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर के माध्यम से क्राइम करने वाले अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि नशा तस्करी के जरिए युवा पीढ़ी के भविष्य को गर्त में डालने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले उन्होंने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों की सभागार में बैठक लेकर क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी श्रीमती नीलम चौधरी, डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह, सीओ रमेश माचरा, जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि 36 वर्षीय सुधीर चौधरी 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से वे सीकर के रहने वाले हैं। बीटेक तक शिक्षित सुधीर चौधरी राजमंच से पहले एसपी के तौर पर सवाईमाधोपुर व एसीबी कोटा में रह चुके हैं। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक आयुक्तालय जोधपुर, गंगासर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर में सेवारत रह चुके हैं। वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे। स्टाफ को लेकर के मैं देखूंगा कि कितनी नफरी है। अगर नफरी की कुछ कमी होगी या कुछ इश्यूज होंगे तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर को पताचार करूंगा। और अगर नफरी बढ़ाने की भी आवश्यकता हो, कई बार क्या है कि जिला बनता है, उसकी नफरी जितनी क्राइम उस समय होता है उस हिसाब से नफरी डिसाइड होती है। और विथ न्यू चैलेंजेस, जैसे नया चैलेंज आया नशे का जो पहले शायद नहीं था, पहले सिर्फ ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट था, तो इसके हिसाब से हम लोग पुलिस हेडक्वार्टर को लिखेंगे। अगर नई रिक्वायरमेंट है, नई नफरी बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी तो हम करेंगे। आज मॉर्निंग में मैंने डिप्टी एसपी साइबर से डिटेल मीटिंग की है। हमारा उद्देश्य ये है कि न केवल हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट करें, बल्कि जो VPN बेस्ड और टॉर बेस्ड फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो कि नए फ्रॉड हैं, उस पर हम अधिक से अधिक काम करें। इससे पहले पिछले ज़िले में मैंने काफ़ी काम साइबर पे किया हुआ है और नेशनल पुलिस एकेडमी से मैंने डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी में कोर्स भी किया हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जो हमारी साइबर टीम है ज़िले की, वो पूरे स्टेट के लिए एक मॉडल बन के उभरेगी। अभी ज्वाइन करने से पहले मेरी DG साइबर क्राइम श्री रवि प्रकाश मेहरा साहब से डिटेल डिस्कशन हुआ है। सर ने मुझे निर्देश फरमाए हैं कि आप अपने ज़िले में मॉडल बनाइए और उसको हम पूरे स्टेट में लागू करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम लोग साइबर में आने वाले 15-20 दिनों में कार्य योजना बना करके अच्छा काम करेंगे और किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होगा उसमें हम बिल्कुल उस क्राइम को खोलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन सभी अभियान में हम लोग आसूचना इकट्ठी करके अच्छी कार्रवाई करेंगे। मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं अपने अधिकारियों से मीटिंग कर रहा हूँ। आज मैंने सिटी सर्किल की मीटिंग ली है सभी ऑफिसर्स की। धीरे धीरे मैं जिले के सभी थानों को विजिट करूँगा। इस तरह के जो पुलिस हेडक्वार्टर के अभियान है उसमें हम आसूचना इकट्ठी करके कौन लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक सूचना देगा तो उस पर भी हम गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो पुलिस हेडक्वार्टर की प्राथमिकताएँ हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता इस ज़िले के हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम की है, जिसमें कि आपका नशा का व्यापार भी होगा, शराब तस्करी भी होगी और युवा नशे से दूर रहें। ये मेरी प्रथम और सबसे मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा जो महिला और बच्चों के संबंधी अपराध हैं उसमें स्पेशल सेल एडिशनल एसपी सिकाओ का गठन हुआ है, वो भी मेरी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर यूथ है वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, व्यापार की तरफ जाए, क्राइम की तरफ कम से कम जाए। और ऑर्गेनाइज क्राइम में जो हमारी गैंग्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट कर रही हैं उनकी कमर कैसे हम तोड़ें, उस पर हम मुख्यतः काम करेंगे। इसमें ADG क्राइम श्री M.N. दिनेश सर ने मुझे डायरेक्शंस दिए हैं और IG सर के नेतृत्व में हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइज गैंग्स जो हैं हनुमानगढ़ ज़िले में एंटर ना करें और जो भी युवा
इन गैंग्स को फॉलो करते हैं या इन गैंग्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और एक मैसेज दें कि कोई भी यूथ क्राइम की दिशा में ना जाए। देखिए, इसमें हमें दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हमें सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। स्पेशली बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो बेल पे बाहर हैं, उनको बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जो यूथ है उनको हम पॉजिटिवली एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से, या फिर हम स्पेशल योजना बनाकर प्रशासन से भी बात करेंगे और इसमें आप लोगों का सहयोग, जन सहयोग भी हम लेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ का युवा स्वस्थ रहे, अष्टपुष्ट रहे और अपने काम धंधों में लगे, ना कि क्राइम में। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होंगे हम प्रॉपर योजना बनाकर इस पर काम करेंगे। और आप सब लोगों को आश्वस्त करना मैं चाहूँगा, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला हो जहाँ पर यूथ जो है वो नशे से और क्राइम से दूर है। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये जुआ सट्टा भी आता है और नशे का व्यापार भी आता है, शराब तस्करी भी आती है। सभी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। और जो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया गया है सूचना देने के लिए, मेरी आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आमजन को भी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर सूचना दें। हम उस पर कार्य योजना बना करके प्लान वे में कार्रवाई अवश्य करेंगे। न केवल गाँव के अंदर, राजस्थान के कोने कोने के अंदर अब धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं और इसके अलावा जो मेजर सप्लायर हैं जो गाँव के अंदर नशा सप्लाई करते हैं, हम लोग उनकी सूचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नशे का व्यापार, नशे को अपने व्यापार के रूप में ना ले और ऐसे लोगों को हम डिसवेट करेंगे कि वो नशे का व्यापार छोड़ करके अपने रूटीन काम में आए। नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जो आप बता रहे हैं उसको हम दिखवा लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके हम देखेंगे कैसे इसमें बेस्ट हम कोई पॉलिसीज़ बना पाएँ जिससे कि एक्चुअल में जिनको नशा जो करते हैं उनको ही हम उन केंद्रों में भेजें। कोई इनोसेंट आदमी किसी और प्रोटेक्स्ट में ऐसा ना जाए, हम इंश्योर करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना है तो ज़रूर हम आप हमें बताएं। NHRC की जो गाइडलाइंस हैं पूरे देश में लागू होती हैं और कोई भी पुलिस प्रशासन इससे ऊपर नहीं है और उसमें वो जुडिशियल डिसीजंस हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और पुलिस की जो कार्रवाई है वो NHRC गाइडलाइंस के अनुरूप ही हमें करनी पड़ती है, हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये विषय जो है आपका, इस पर हम ध्यान देंगे और जो नशा करने वाले मुलजिम हैं उनको हम कैसे डील करें, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं या फिर वो हम देखेंगे, हम करेंगे। देखिए, अब जो आप बीट सिस्टम की बात बता रहे हैं, ऑब्वियसली ज़िले के अंदर पूरा जो एरिया है वो अलग अलग बीट्स में डिवाइडेड है और हम सब बीट कांस्टेबल की, बीट इंचार्जेस की और SHOs की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे कि वो सूचना इकट्ठी करें, इंटेलिजेंस इकट्ठी करें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग योजना बना के अच्छी कार्रवाई करें। वाहन चालकों की कई समस्याएं दूर करने को लेकर शानू गोयल नामक युवा ने एक बारकोड तैयार किया। हनुमानगढ़ में यह बारकोड शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी हिसारिया द्वारा लॉन्च किया गया। सड़क हादसे में दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को इसकी जानकारी देना अब आसान हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति वाहन पर चस्पा QR कोड की मदद से उनके परिजनों से हादसों के बारे में सूचित कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पार्किंग में वाहन फंसने पर भी गाड़ी मालिक को फोन कर सकेंगे। इसको लेकर हनुमानगढ़ के युवा शानू गोयल पुत्र केशव गोयल ने एक बारकोड तैयार किया। हनुमानगढ़ में यह बारकोड शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी हिसारिया ने लॉन्च किया। दुर्घटना होने पर कोई भी इस स्टिकर में लगे QR कोड को स्कैन करेगा तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल चली जाएगी और परिजनों को सूचना मिल जाएगी। वे तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर या अन्य किसी माध्यम से घायल को समय पर इलाज दिलवा सकेंगे। शनिवार को टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शानू गोयल ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग पार्किंग में गलत तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उस स्थिति में गाड़ी के मालिक से संपर्क करना कठिन हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलकर QR कोड तैयार किया जो कि सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। यह सेफ्टी QR कोड गाड़ियों पर लगाया जाएगा। इसके जरिए PUC यानी पॉल्यूशन खत्म होने की भी जानकारी मिलेगी। यह QR कोड 15 दिन पहले PUC खत्म होने की जानकारी देने लग जाएगा। अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो भी इस संदर्भ में सूचना गाड़ी मालिक के घर तक पहुंच जाएगी। इसके जरिए यह पता चल जाएगा कि गाड़ी किस जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अगर कोई पुलिसकर्मी नो पार्किंग से गाड़ी उठाकर ले जाते हैं तो पुलिस की ओर से QR कोड स्कैन करने पर गाड़ी मालिक के पास यह सूचना तुरंत पहुंच जाएगी। इससे पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी। चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहा है, हादसे भी काफी हो रहे हैं।
हैं। हादसे में कार सवार की जान चली जाती है, बाद में इसका पता चलता है। परिजनों को कैसे सूचित करें इसका भी पता नहीं चल पाता। इस समस्या के समाधान के लिए QR कोड बनाने का विचार मन में आया। शानू ने बताया कि इससे पहले ERP सिस्टम तैयार किया था जो स्कूल के लिए था। पंजाब व हरियाणा सरकार उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। हनुमानगढ़ में भी स्विगी से पहले HMO कार्ड चलाई गई थी। HMO कार्ड में भी स्विगी जैसा ऑप्शन चलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप तथा पूर्व सभापति राजकौर हिसारिया ने QR कोड लॉन्च करते हुए इसे बनाने वाले शानू गोयल को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन पे काम कर रहे हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, जब तक गाड़ी चालक की मौत हो जाती है उसके बाद मेहमानों को पता लगता है। तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रख के एक QR कोड डेकल रेडी किया है। आज ये डैडीज रोड नई चीज़ मिली है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस बात के लिए। उसका कारण ये है कि एक तो सबसे बड़ी इसको पुलिस को बहुत मदद मिली, दूसरा जिसकी गाड़ी होती है वो पार्किंग में होती है, चारों तरफ से गाड़ी आ जाती है तो निकालने में बड़ी मुश्किल किसकी है किसकी नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी। और जो ये बच्चों ने इसको डेवलप किया है वो बधाई के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इसको लॉन्चिंग करके डॉक्टर साहब जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं सिंचाई के, और हिसारिया जी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन लोगों के साथ हमने आज इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। इसमें ये जो QR डेकल है इसके फीचर्स रहेंगे कि नोटिफिकेशन रहेगा, सबसे बड़ा इसमें सेफ्टी रहेगी, रिमाइंडर रहेगा, PUC खत्म होने वाला है या इंश्योरेंस खत्म होने वाला है उसकी सबसे 15 डेज का लिए रिमाइंडर देना स्टार्ट करेगा। रिस्क का ऑप्शन रहेगा, फायर का ऑप्शन है कि अगर फायर वगैरह लग जाती है तो पीछे वाला कैसे उसमें हेल्प कर सकता है। इसका प्राइस जो है 1 टाइम रहेगा 600 रुपीज़, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। अगर कभी ओनर भी चेंज होता है गाड़ी का या गाड़ी रीसेल होती है तो उसमें आप हेल्प सपोर्ट में जाकर अपना ओनर चेंज कर सकते हैं, जो कि गाड़ी आपके नाम पर हो जाएगी और नंबर अपडेट हो जाएगा। इसमें अगर उसी को ही सूचना मिल रही है जिसका एक्सीडेंट हो गया तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ, परिवार वालों को मिलेगी इसमें सूचना। तो हम एप्लीकेशन में जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम QR कोड की, तो हम 2 नॉमिनीज़ के नेम रखते हैं उसमें। वो 2 नॉमिनीज़ जो नेम दिए होंगे और जिनका नंबर दिया होगा उनको मिलेगी ये नोटिफिकेशन। अगला वाला काम कि जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो QR डेकल है जो पीछे विंडशीट पे लगा होगा, बैक जो भी कैमरे से भी स्कैन हो जाएगा, गूगल लेंस से भी स्कैन हो जाएगा। जैसे वो स्कैन करेंगे उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा गाड़ी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट पर क्लिक करते जो कि लाइक कि जैसे ये मेरा एक्सीडेंट हुआ और ये मेरे साथ है तो इसके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि एक्सीडेंट हो गया। अगर मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा तो उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उस लोकेशन पे। अगर उसके बाद भी अगर नॉमिनीज को विदिन 1 मिनट और 2 मिनट्स नहीं पता लगता है, हम सबसे बड़ा कि कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। QR कोड के नीचे हमारा एक नंबर दिया गया है कस्टमर केयर, जिससे कि प्राइवेसी भी लीक नहीं होगी किसी की। कस्टमर केयर पे कॉल करके सर इस लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया, उन्हें आप इन्फॉर्म कर दीजिए हम इस लोकेशन पे इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कस्टमर केयर जो है उनको घर वालों को इन्फॉर्म करेगा कि नोटिफिकेशन देगा उनको, कॉलिंग करेगा कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया और इस हॉस्पिटल में आप जल्दी से जल्दी पहुँच गए। हमारा स्टारफॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 वाहन चालकों के आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे गए। यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात पुलिस कर्मियों ने बताया कि हनुमानगढ़ में पिछले काफी समय से भारत माता चौक पर लाल बत्ती लगाई गई है, लेकिन इस संदर्भ में वाहन चालकों को अभी पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि काफी वाहन चालक अनभिज्ञता के चलते लाल बत्ती के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों के प्रति वाहन चालकों को सचेत किया जा रहा है, इसके बावजूद भी काफी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवरलोड होकर चलने वाले वाहन तथा बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं। ऐसे लगभग 33 वाहनों के चालान आज काटे गए हैं। ये अभियान अभी अपने हनुमानगढ़ के अंदर भारत माता चौक पे ये रेड बत्ती लगी है, तो काफी लोगों को पता नहीं है, उनको समझाइश कर रहे हैं भी रेड बत्ती का इस्तेमाल करें। अब इसमें जो बिल्कुल ही जो बार बार कहने के बावजूद उल्लंघन कर रहे हैं, उनमें करीब अभी 33 वाहनों के चालान किए और काफी लोगों को समझाइश कर रहे हैं। लोगों का रुझान अभी तक अनभिज्ञ है, रेड बत्ती के बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, तो वो कह रहे हैं कि साहब गलती हो गई जो भी है, तो अभी कंटिन्यू के चलान से समझाइश भी ज्यादा कर रहे हैं लोगों को। इसमें ज्यादातर मोटरसाइकिल हो गए, अवैध तूड़ी वगैरह ये हो गए, ट्रोले हो गए, उनको पता नहीं है, अभी तक अनभिज्ञ है, तो उनको समझाइश कर रहे हैं। हाँ, प्रतिदिन यहाँ मतलब पूरी कंटिन्यू शिफ्टें चलती हैं, उन शिफ्टों में बार बार हर वाहन को चेक कर रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज जंक्शन में सदस्यता अभियान चलाया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आज सदस्यता अभियान चलाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सदस्यता अभियान मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को फार्म भरकर उन्हें पार्टी की रीति नीति बताकर पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन के नजदीक कैनोपी लगाकर आने जाने वाले लोगों से बातचीत कर राजनीति में रुचि लेने वाले लोगों को सदस्य बनाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की परंपरा को तोड़ते हुए इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को आतुर है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बेहतर तरीके से चल रही है। इसी तर्ज पर यदि राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की इच्छा है कि परंपरागत तरीके से शासन कर रही दोनों ही पार्टियों को दरकिनार कर इस बार आम आदमी पार्टी का शासन स्थापित करवाया जाए, ताकि राजस्थान प्रदेश में रहने वाले लोग भी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आम आदमी पार्टी राजस्थान में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है सर, मेंबरशिप ड्राइव का आज 15वां दिन है सर। और आज हमने अलग अलग गांव में जाके मेंबरशिप ड्राइव चलाई है सर। आज हम यहाँ पे हनुमानगढ़ जंक्शन के रेलवे स्टेशन के बाहर कैनोपी लगा कर यहाँ बैठे हैं सर। मेंबरशिप ड्राइव लोग जो हैं उनको आम आदमी पार्टी की रीतियों और नीतियों, दिल्ली और पंजाब सरकार के कार्यों के बारे में बता रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं। जो इच्छुक साथी है उनको आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने के लिए जो इंटरेस्टेड है उनको सदस्य बना रहे हैं सर। निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है सर। आगे सर अभी सदस्यता अभियान कंप्लीट होने के बाद सर जो पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से सर चलेंगे। जैसे पहले हमारा ग्राम संपर्क अभियान चला था, उसमें ग्राम संपर्क अभियान चलाया था। अभी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, मैक्सिमम सदस्य जोड़ने हैं सर। और हम जो एक अनुभव आपको बताता हूँ सर, हमने अलग अलग गाँव में गए हम अभी सदस्यता अभियान के दौरान, तो उसमें मतलब गाँव में 80% रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त है कि सर हर एक मतलब आदमी 100 में से 80 आदमी ये बोल रहे हैं कि भी बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। इस बार अपने को कोई तीसरे विकल्प को देखेंगे, बीजेपी और कांग्रेस को तो बहुत सालों से देख रहे हैं अपने, तो लोगों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है सर, बहुत शानदार। क्योंकि पिछले 70 साल तो इन्ने परेशान हो गए ਅਸੀਂ, ਕਦੇ बीजेपी ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ बीजेपी ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। अगर अपने राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ आप पार्टी की सरकार बनती है तो बहुत ही बढ़िया होगा। जंक्शन बस स्टैंड को रोडवेज डिपो परिसर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। आमजन का कहना है कि जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में ही नया बस स्टैंड बनाया जाए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि रोडवेज के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पेड़ों की गिनती करवाकर एक योजना तैयार कर जिला कलेक्टर को भिजवाई है। इसके बाद पेड़ों की कटाई की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आमजन का कहना है कि यहाँ बस स्टैंड स्थापित होने से जिला मुख्यालय के 28 वार्डों के लोगों को बेहद फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यही बस स्टैंड अगर बाईपास पर ले जाया जाता है तो इसका आमजन को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने रोडवेज परिसर में ही बस स्टैंड बनाए जाने की मांग की है। अभी जो हमारी प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से
माननीय एमडी साहब के आदेश आया था कि भी ये जो अपने डिपो परिसर में पेड़ खड़े हैं इनको कटवाने के लिए, ताकि इसकी साफ़ सफाई हो जाए आगे की प्लानिंग के लिए। तो हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय ने इन पेड़ों को गिनती करवा के और एस्टीमेट ढंग से जो है माननीय कलेक्टर साहब को पेश किया और उन्होंने वो मंजूरी के लिए दे दी है। 20 तारीख को इन पेड़ों की ऑक्शन है। उसके बाद क्या प्लानिंग आती है, बस स्टैंड बनता है या नहीं बनता है, वो अभी मुख्यालय ही बता सकता है। हमारी यूनियन की तरफ से भी मांग है और यहाँ के जो संगठन है हनुमानगढ़ के, चाहे वो फूड ग्रेन का है, चाहे वो कोई और कोई संगठन है, उन्होंने भी मांगे रखी हैं। रोज़ अखबार में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि बस स्टैंड यही बनना चाहिए। और सबको पता है कि ये यहाँ बस स्टैंड बनना निगम हित में भी है और लोगों के हित में भी है। अगर बस स्टैंड उधर जाता है तो वहाँ सिर्फ 2-3 वार्ड के लोग जा सकते हैं, बाकी हनुमानगढ़ के 28 वार्डों के लोग जो है यहाँ डिपो बनने में खुश है और यहाँ से उनको समय बचेगा और उनका पैसा बचेगा। देखो ये तो साल का लगभग करोड़ों रुपए का बेनिफिट डीजल से और इससे बचेगा। अगर यहाँ बस स्टैंड बनता है तो लगभग करोड़ों रुपए साल का डीजल रोडवेज का बचेगा। बहुत ही बढ़िया रहेगा। रेलवे स्टेशन बिल्कुल डिपो से निकलते ही पीछे कोई 120 फुट की रोड बता रहे हैं, उधर काउंटर बने पड़े हैं और शायद राजस्थान में ऐसा पहला बस स्टैंड होगा जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक होंगे। लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, लोगों के टेम्पो का और का कोई किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन बिना किसी किराए के आ सकते हैं। गुमशुदा महिलाओं तथा बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एनजीओ ठंडी छांव सेवा समिति के चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने की। वरिष्ठ अतिथि करियाना एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक व्यास, विजय बलाडिया, अनिल कक्खड़ थे। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर घूमने वाले गुमशुदा बच्चों व महिलाओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से चाइल्ड हेल्प डेस्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग जिन्हें उनके परिजनों ने बेघर कर दिया, उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ऐसे गुमशुदा बच्चों व महिलाओं के बारे में रेलवे हेल्प चाइल्ड लाइन पर सूचना दे सकता है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से पिछले करीब 15 सालों से ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मिलने वाले गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं की देखभाल की जा रही है। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, पार्लर, हाथों से निर्मित होने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना सहित कई काम किए जा रहे हैं। जब कोरोना का पीरियड आया था तो सभी गाड़ियां बंद हो गई थी और किसी को कोई सहारा नहीं मिलता था। उस समय एनजीओ की, सरकार को भी, अपने को भी एनजीओ की जरूरत पड़ी थी। तो उस समय एक एनजीओ का आया था कि ये दीपक जी एक बार हमारे से मिले थे, तो इन्होंने इनका एप्लीकेशन लिया था कि आप अपने संस्था का एप्लीकेशन उनको दीजिए तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। यह रेलवे बोर्ड की एक पॉलिसी आई थी कि स्टेशनों पे अगर कोई लावारिस बच्चा है, कोई बुजुर्ग है जिसको कहीं भटक गया या कोई बीमार से भी कुछ हो जाता है, उसके कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे लोगों को एनजीओ सहारा देती है। तो इनको मैंने दोबारा बुलाया और फिर इनका कार्रवाई आगे बढ़ाई। पहले ये काम रेलवे के आरपीएफ स्टाफ द्वारा किया जाता था कि कोई भी कहीं भी कोई गुमशुदा हो या गाड़ी में कोई भटकता हुआ बच्चा मिल जाए, तो हमने कई बच्चों को अन्य दूसरे एनजीओ को भी देकर के उनको उनके सुपुर्द किया आरपीएफ की उपस्थिति में, सीआरपी को बुला करके। तो इनको दोबारा जब आया तो हमने इनके साथ दोबारा फार्म मंगवाया, फिर बीकानेर डिवीजन से अधिकारियों से भी बात करके इनका सैंक्शन करवा करके स्टेशन पर हमने इनको एक जगह उपलब्ध करवाई। ये हमारी संस्था ठंडी छांव एनजीओ सेवा समिति जो समाज के अंदर जो बेसहारा बच्चे मिलते हैं या लावारिस मिलते हैं, उसके तहत उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करवाती है। आज रेलवे स्टेशन पे जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन में उत्तर पश्चिम रेलवे ने हमारे सेवा को समझते हुए एक ऑफिस करवा के उसका उद्घाटन करवाया है, जिसके तहत हम रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कहीं भी अगर कोई बेसहारा बच्चा या लावारिस महिला मिलती है, उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था हम करेंगे। और दूसरा, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, जो पॉश कॉलोनियाँ हमारे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है, वहाँ पे
बच्चे हैं, सब बिजी लाइफ है। बुजुर्ग रहते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं होती, उनकी भी सेवा करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे 420 आवर्स। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।